बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे, तो आज हमने इसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ 300 मिली एम्पियर करंट पासिंग थ्रू इट। आपने ये बताना है कि अगर एक बल्ब में से 300 मिली एम्पियर करंट पास कर रहा हो तो 1 मिनट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, यानी कि हमने यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले इसका हम डाटा लिखते हैं। डेटा में जो उसने हमें सबसे पहले वैल्यू दी हुई है, दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम t विच इज इक्वल टू 1 मिनट, और 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स। सेकेंड वैल्यू उसने हमें करंट की दी है, दैट इज I विच इज इक्वल टू 300 मिली एम्पियर, और इसको हम लिख सकते हैं 300 इंटू 10 रेज पर -3 एम्पियर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, चार्जेस जो है यहां पे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है उसकी वैल्यू यहां पे लिखेंगे, विच इज E दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज पर -19 कूलम। अब स्टूडेंट्स, हमने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो रिक्वायर्ड में लिख लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। आइए स्टूडेंट्स, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, करंट के लिए हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है एज I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय T। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और यहां पे Q जो है वो टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू NE। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, Q की ये वाली वैल्यू NE, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो ये बन जाएगा पुटिंग 2 in 1 we have I is equal to NE divided by T and implies that, हमने चूंकि यहां से n की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं। n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, n इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय E। अब स्टूडेंट्स, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने से ये रिलेशन बन जाएगा n इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने करंट की वैल्यू पुट करनी है विच इज 300, और मिली की जगह पे आ जाएगा 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू उसने हमें 1 मिनट दी है विच इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो यहां पे हम 60 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय E की वैल्यू चार्ज की होती है विच इज 1.6 10⁻19 कूलम, तो वो वैल्यू यहां पे आ जाएगी 1.6 10⁻19। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से इसका आंसर बनता है दैट इज 1.125 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर 300 मिली एम्पियर का करंट किसी एक बल्ब से पास कर रहा हो तो 1 मिनट में 1.125 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं अ चार्ज ऑफ 90 कूलम पासेस थ्रू अ वायर इन 1 hour and 15 minutes। व्हाट इज द करंट इन द वायर। एक चार्ज 90 कूलम का चार्ज एक वायर में से पास करता है 1 घंटा और 15 मिनट्स के अंदर। वो कहता है इस ड्यूरेशन में फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसका डेटा लिखते हैं। डेटा में सबसे पहले उसने हमें चार्ज की वैल्यू बताई है, दैट इज Q विच इज इक्वल टू 90 कूलम। सेकेंडली उसने हमें टाइम की वैल्यू बताई है विच इज 1 hour and 15 minutes। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर हम मिनट्स की फॉर्म में लिखें तो ये टोटल बन जाएगा 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, और 60 + 15 करेंगे तो टोटल मिनट्स बन जाएंगे 75
अब 75 मिनट्स को अगर आप सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 60 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 4500 सेकंड्स। हमने क्या करना है, हमने यहां करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रिक्वायर्ड आ जाएगा करंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। स्टूडेंट्स इसमें दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं। चार्ज की वैल्यू है 90 कूलम, जबकि टाइम की वैल्यू है 4500 सेकेंड्स। तो दोनों वैल्यूज में पुट करते हैं। सो दिस इज 90 डिवाइडेड बाय 4500। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से आंसर बन जाता है 1/50। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.02 एम्पियर, जिसको हम लिख सकते हैं 20 × 10⁻³ एम्पियर, और यह बन जाएगा 20 मिली एम्पियर। सो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। इस सर्किट के लिए आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नंबर 1। नंबर 2 में वो कहता है टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। सर्किट में सोर्स की वजह से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको टोटल करंट कहते हैं। टोटल करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। और नंबर 3 पे वो कहता है एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, और हर एक रजिस्टर से पास करने वाला करंट भी आपने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स इसका हम डेटा लिखते हैं। डेटा में इसने हमें डायग्राम दी हुई है, और डायग्राम में हमें बैटरी का वोल्टेज दिया गया है। R1, R2 और R3 रजिस्टर की रेजिस्टेंसेस बताई हुई हैं। तो ये वैल्यूज एज इट इज लिख लेंगे। V वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स। R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6 ओहम, R2 की वैल्यू है 6 ओहम, और R3 की वैल्यू है 3 ओहम। अब स्टूडेंट्स इसमें जो हमने वैल्यूज फाइंड करनी है उसको लिखते हैं। तो वो आ जाएगा रिक्वायर्ड में सबसे पहले हमने सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं और RE से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। सेकेंडली हमने सर्किट का टोटल करंट, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। और उसके बाद फिर वो कहते हैं करंट थ्रू ईच रजिस्टर, I1 फ्रॉम रजिस्टर R1। नेक्स्ट है जी I2 करंट आपने फाइंड करनी है थ्रू द रजिस्टर R2, और I3 करंट आपने फाइंड करनी है थ्रू द रजिस्टर R3। ये हमारे पास वो तमाम पैरामीटर्स हैं जो कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहली बात इसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए स्टूडेंट्स देखिए, यह है हमारे पास बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल आपको नजर आ रहा है, और इस बैटरी की वजह से सर्किट में फ्लो करने वाले करंट की डायरेक्शन को हम यहां पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, विच इज द टोटल करंट, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें यह बात पता है कि करंट जो कि कन्वेंशनल कंसीडर किया जाता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करना शुरू करता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। तो ये I करंट इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। अब इस पॉइंट के बाद करंट की कुछ प्रोपोर्शनैलिटी R1 में से, जबकि कुछ वैल्यू इसकी R2 में से पास करेगी। जो R1 में से करंट पास करेगा उसको हम नाम दे देते हैं I1 का, और जो R2 में से करंट पास करेगा उसको हम नाम दे देते हैं I2 का। फिर ये दोनों करंट्स कंबाइन होके R3 में से पास करेंगे, और R3 में से फ्लो करने वाले करंट को हम नाम दे देते हैं I3।
और यहां से ये करंट दोबारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाता है। अब स्टूडेंट्स यहां पे ये डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमें यह भी पता चल जाए कि कौन सा रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में जबकि कौन सा रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है। तो हमें यह बात पता है कि जहां पे करंट डिवाइड होता है उस जगह पे रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है। इसका मतलब है कि R1 और R2 आपस में पैरेलली कंबाइंड किए गए हैं, जबकि R1 और R2 का कंबाइन करंट R3 में से पास कर रहा है, यानी कि जितना करंट R1 और R2 में से पास कर रहा है एग्जैक्टली उतना ही करंट R3 में से पास कर रहा है। इसका मतलब यह है कि R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन R3 के साथ सीरीज में है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम सेपरेटली वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। पहले हम R1 और R2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको R3 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हुए उसको सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं एज 1 over R प्राइम दैट इज इक्वल टू 1 over R1 प्लस 1 over R2। स्टूडेंट्स यहां पे R प्राइम R1 और R2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, दैट इज 1 over 6 प्लस 1 over 6 विच इज इक्वल टू 2/6 और इसको हम लिख सकते हैं 1/3। अब 1/3 वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 over R डैश की आ रही है, हमें यहां पे R डैश की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि R प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम, विच इज द आंसर ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। अब स्टूडेंट्स हमने R3 जो कि R1 और R2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R प्राइम प्लस R3। R प्राइम और R3 दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट सेस कैलकुलेट करने के लिए हम यह फार्मूला यूज करते हैं। तो R प्राइम की वैल्यू है 3 ओम जबकि R3 की वैल्यू भी है 3 ओम। तो टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस जिसको R इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं ये वैल्यू 6 ओम के इक्वल आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो जाता है जिसमें उसने हमें कहा था कि आपने सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब हम सर्किट में फ्लो करने वाले टोटल करंट को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए देखिए टोटल करंट I दैट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जिसको R इक्विवेलेंट के थ्रू अभी हमने कैलकुलेट किया है। स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू है 6 वोल्ट्स जबकि सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी 6 ओम के इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो टोटल करंट ऑफ द सर्किट दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो सर्किट में टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब थर्ड क्वांटिटी स्टूडेंट्स हमने यहां पे कैलकुलेट करनी है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर विच इज I1 I2 एंड I3। तो सबसे पहले हम यहां पे I1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। I1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए जो कि हमें इस वक्त मालूम नहीं है। तो इसके लिए हम रिलेशन यूज करते हैं, कहता है कि बाय करंट डिवीजन अब स्टूडेंट्स इसकी कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। यह रिलेशन हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास टोटल करंट मौजूद हो। सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है और वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस विच आर इन पैरेलल, जो कि पैरेलली कनेक्ट की गई हैं, उन दो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन आपने करंट डिवीजन का यहां पे यूज करना है ये सिर्फ दो रेजिस्टर्स के लिए। जब दो रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाएगा, आपको टोटल करंट दिया हो
और दोनों रजिस्टर्स जो कि पैरेलली कनेक्ट किए गए हैं उन दोनों की वैल्यूज हो, विदाउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर हम डायरेक्टली करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं I1 की, तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। I1 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हमने कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब R1 और R2 की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। I हमने कैलकुलेट कर लिया था, ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो करंट थ्रू R1 रेजिस्टेंस वो क्या आ जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है। सो आंसर इज 6 बाय 12 and that is equal to 0.5 ampere. So this is the value of current flowing through the resistor R1. आइए स्टूडेंट्स अब हम I2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम करंट I2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम रिलेशन। सो दिस इज फोर्थ पार्ट। I2 की वैल्यू होगी R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। अब स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो R1 की वैल्यू है 6 ओहम डिवाइडेड बाय R1 6, R2 भी 6 ओहम के इक्वल है और टोटल करंट की वैल्यू आ जाएगी 1। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 6 बाय 12 और 6 बाय 12 में आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स I2 की वैल्यू हमारे पास निकल आई है 0.5 एम्पियर। अब हमने फाइंड करना है कि रजिस्टर R3 में से कितना करंट फ्लो करता है। तो उसके लिए देखिए R3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन में डायग्राम में हमने ये बात एक्सप्लेन की थी कि I1 और I2 दोनों करंट्स कंबाइन होके I3 करंट बनाते हैं। तो इस वजह से हम I1 और I2 की वैल्यूज को अगर ऐड कर दें तो I3 करंट की वैल्यू भी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स I1 और I2 की वैल्यूज चूंकि हमने कैलकुलेट कर ली हैं तो ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करते हैं। I1 की वैल्यू है 0.5 एम्पियर और I2 की वैल्यू भी है 0.5 एम्पियर। दोनों को ऐड कर लेंगे तो I3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। कहता है अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे पास आयरन की एक रेक्टेंगुलर बार है जिसका एरिया उसने 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बताया है और लेंथ ऑफ दैट आयरन बार इज 40 सेंटीमीटर। कहता है कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इतने पोर्शन की जिसके डायमेंशन उसने हमें बताए हुए हैं, जबकि रेजिस्टिविटी ऑफ द आयरन उसने हमें बताई है विच इज 11 इंटू 10 रेज पर -8 ओहम मीटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में डाटा लिखते हैं। डेटा में पहले हमें एरिया दिया है दैट इज 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 रेज पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन यहां पे हमारे पास सेंटीमीटर की दो वैल्यूज हैं। सेंटीमीटर की दो वैल्यूज को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 रेज पर 2 इंटू 10 रेज पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 10 रेज पर 2, इससे 1 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर 2। तो यहां से दूसरा सेंटीमीटर भी मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। रिजल्टिंग वैल्यू हमारे पास बन जाएगी विच इज 4 इंटू 10 रेज पर -4 मीटर स्क्वायर। सेकेंडली है जी हमारे पास लेंथ की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। और थर्ड वैल्यू उसने हमें रेजिस्टिविटी जिसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है विच इज 11 इंटू 10 रेज पर -8 ओहम मीटर। स्टूडेंट्स इसमें हमने रेजिस्टेंस ऑफ दैट आयरन बार कैलकुलेट करनी है। तो रिक्वायर्ड में हम लिखते हैं रिक्वायर्ड
रेजिस्टेंस। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आर्टिकल में आप लोगों ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, विच इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L ओवर A। हमने रेजिस्टेंस की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि पहले ही सेपरेट है। अब इसमें हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देते हैं। रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 11 इंटू 10 रेज पर -8 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू 0.4 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया है 4 इंटू 10 रेज पर -4। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर इसका बन जाएगा R इज इक्वल टू 1.1 10 रेज पर -4 और रेजिस्टेंस होने की वजह से इसका यूनिट आ जाएगा ओहम। So students, this is the value of the resistance of that iron bar having cross sectional area 4 cm square and the length 40 cm. स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।